गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स में एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि सप्लाई का आगे का पार्ट है। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिफोर दिस वी हैव लर्न अबाउट व्हाट यू मीन बाय सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा। जो सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई जो हमने पढ़ा था उसमें सिंपली लॉ ये बताता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन price of the commodity, there will be change in supply in the positive form, means direct relationship है between the price of the commodity and the supply of supply quantity। ठीक है, कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई प्राइस कम होती तो सप्लाई कम हो जाता है। जो लॉ है वो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है कि व्हाट विल बी द magnitude of the supply, what will be the relation between the price and supply in what extent। मतलब वो एक मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन नहीं करता है कि कितनी प्राइस चेंज होने पर सप्लाई पर कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को जब तक कि हमें ये नहीं मालूम होगा कि प्राइस चेंज होने पर सप्लाई पर कितना इफेक्ट आएगा, ऑल्दो वी नो वेरी वेल कि प्राइस चेंज होने पर सप्लाई पर इफेक्ट आएगा, बट हाउ मच, अगर हमें ये नहीं मालूम होता है तो उसमें फोरकास्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, और इस थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस भी फिर नहीं रह जाता है जब तक कि हम ये असेस न कर पाए कि कितनी प्राइस चेंज होने पर कितना सप्लाई अफेक्ट होगी। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लिटिल बिट हमें यही चीज एक्सप्लेन करती है कि प्राइस में जब चेंज आता है तो सप्लाई तो चेंज होगी, बट हाउ मच, कितनी सप्लाई चेंज होगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस स्ट्रेचिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई कमोडिटी, तो उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक सिंपल सी रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? तो इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सच कमोडिटी। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप है जो प्राइस और कमोडिटी सप्लाई के बीच का एक रिलेशन आपको एक्सप्लेन करती है कि कितनी प्राइस चेंज होने पर सप्लाई पर कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस के अगेंस्ट में सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड करती है, कितना ज्यादा या कितना कम। अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन कितना ज्यादा या कितना कम, इसका जो एक रिलेशन है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन सर्टेन केसेस लिटिल बिट चेंज इन प्राइस मे अफेक्ट सो मच क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सप्लाई, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटीज देयर मे बी लिटिल बिट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के प्राइस के अगेंस्ट में क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड करती है, सप्लाई की क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड करती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के केस में, वही कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने डिमांड इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो हमारी बेसिक क्वांटिटी थी और बेसिक प्राइस थी, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर लेवल, जब हमारी प्राइस चेंज होती है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ रहा है और क्वांटिटी उसके रिस्पॉन्ड में कितना परसेंट चेंज हो रही है, इन दोनों का जो एक रिलेशन है, न्यूमेरिकल रिलेशन है, वो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज in price of such commodity, although we know very well that supply is not only affected by the price but it may be affected by some other factors also which we have learned already। ठीक है, लेकिन जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं और इलास्टिसिटी को जब कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर कंसंट्रेट करते हैं ऑफ दैट कमोडिटी। बाकी चीजों को हम कांस्टेंट मान के ही चलेंगे। वी विल keep all the other things or the other affecting factors will be assumed to be constant। ठीक है, और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, जो वन आफ्टर वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी।
जो पहली इलास्टिसिटी दे रखी है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी में, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो इलास्टिसिटी होती है क्या होती है, तो यहां पर लिटिल बिट चेंज इन प्राइस, जो सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाता है, मींस प्राइस थोड़ी सी कम होती है या प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन सप्लाई जो है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, और यहां पे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्राइस चेंज ना होने पर भी सप्लाई इनफाइनाइटली या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। देयर मे बी सो मेनी रीजंस बट द सप्लाई मे बी परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। दिस इज दैट टाइप ऑफ सप्लाई कि जब प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, बट स्टिल सप्लाई इज कांस्टेंट, मतलब प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको बोलते हैं हम इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इट मे हैपन इन वेरी शॉर्ट पीरियड जहां पे सप्लाई कॉन्स्टेंटली बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, प्राइसेस किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी तरीके से जा सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जो बहुत जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, जैसे मटन है या फिश है या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई कॉन्स्टेंटली अकॉर्डिंग टू प्राइस, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो द प्राइसेस आर गोइंग सो हाई एंड सो लो, तो वो कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। देन वी कैन कम टू द यूनिटरी सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मींस एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज होता है एग्जैक्टली उतना ही सप्लाई में चेंज होता है। मतलब अगर प्राइस 10% बढ़ रही है तो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%, और प्राइस अगर कम हो रही है तो सप्लाई भी उतना ही कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, 1% अगेंस्ट 1% चेंज इन प्राइस। ओके, एंड दैट इज हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई जो है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस में जितना चेंज आता है उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई होती है उसमें काफी ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू प्राइस। सप्लाई क्वांटिटी जो है वो ज्यादा वेरिएट होती है, तो हम उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। एंड लो इलास्टिक सप्लाई या लेस इलास्टिक सप्लाई, हियर द प्राइस चेंजेस मच मोर एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब प्राइस में वेरिएशन ज्यादा होता है जबकि सप्लाई में वेरिएशन एज कंपेयर टू प्राइस बहुत कम होता है, या लिटिल थोड़ा सा ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। इस तरीके से ये हमारे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं जिनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर उसके बाद हाईली इलास्टिक, लो इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। इनके आप ग्राफ भी बना सकते हैं जो आप बुक से रेफर कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, after that we are coming to the next thing, that is factors affecting the price elasticity of supply। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसमें प्राइस के कारण इलास्टिसिटी सप्लाई में कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, नहीं होगी, या बहुत प्राइस में चेंज ना होने पर भी होगी, ऐसी जो फैक्टर्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुल मिला के 6 पॉइंट्स आ देयर, तो वन आफ्टर वन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले देखा नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटीज को नेचर के अकॉर्डिंग हम 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेसिकली 2 में ही हम डिवाइड करें तो ज्यादा बेटर होगा, एक ड्यूरेबल होता है और एक कंज्यूमेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है विच कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, ऐसी जो चीजें होती हैं वो ड्यूरेबल कहलाती हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं, जिसको हम नॉन ड्यूरेबल भी कह सकते हैं, जो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाती है, समटाइम्स मे बी 1 और 2 आवर्स ऑल्सो। ठीक है, या फिर 1 वीक तक का भी टाइम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कमोडिटी टू कमोडिटी। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनमें ड्यूरेबिलिटी होने के कारण अगर प्राइसेस नीचे जा रही हैं वी कैन होल्ड देम, और अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हमारे पास इतना
स्टॉक ऑलरेडी होता है कि हम उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, तो वहां पर जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। पेरिशेबल गुड्स के केस में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, अपन कह सकते हैं कि इन इलास्टिक ही होता है। शॉर्ट टर्म में ना तो आप सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और ना ही सप्लाई को कम कर सकते हैं। जैसे अगर फिश मार्केट में फिश आ चुकी है और अगर अब प्राइसेस कम हो रही हैं तो हम फिश को स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो खराब हो जाएगी, मतलब डेड लॉस हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि किसी भी प्राइस पर उसको सोल्ड आउट किया जा सके, ठीक है। तो वहां पे जो इलास्टिसिटी है कि हम सप्लाई को कम करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रही हैं तो हम उसको इंस्टेंटली ग्रो नहीं कर सकते हैं, इंस्टेंटली हम उसको अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पे जो सप्लाई है वो अपनी जगह कांस्टेंट होता है, इनइलास्टिक ही होता है। यहाँ पे पीरियड की भी बात आती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड चीज है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बट अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं या वो कमोडिटी जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर हम उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं या बढ़ाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। और तेजी से बढ़ने के कारण जो प्राइस का और कॉस्ट का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। इन दैट केस जो प्रोड्यूसर है या जो सप्लायर है उसके लिए कोई इंसेंटिव अवेलेबल नहीं होता है या उसके इंसेंटिव्स कम हो जाते हैं। इन दैट केस ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई, बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट जब ज्यादा नहीं होंगे तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता है, ओके। एंड एज कंपेयर टू अदर थिंग्स जहां पे सप्लाई बढ़ाई जाती है, सप्लाई बढ़ाई अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो कॉस्ट है वो बहुत स्लो बढ़ती है। स्लो बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ती जरूर है लेकिन प्रोपोर्शनेट से कम बढ़ती है, तो इन दैट केस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो ऐसी चीजों की जो सप्लाई है वो इलास्टिक सप्लाई होती है या मोर इलास्टिक सप्लाई आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो प्रोड्यूसर्स आर मच मोर इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटीज, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दोस कमोडिटीज, ओके। और उसके बाद हम आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से भी हम इलास्टिसिटी को मेजर कर पाते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में हम प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमारी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है तो इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि हम सप्लाई को लिटिल बिट टू सम एक्सटेंट सिर्फ वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को चेंज करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है, तो अपन इसको कहते हैं कि लेस इलास्टिक सप्लाई उसमें होता है। बट अगर हमें वही चीज लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल और हम सारे फैक्टर्स को चेंज करके साइमल्टेनियसली, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो होता है वो हर चीज की सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो जाती है, मोर इलास्टिक हो जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वही चीज की जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक रहती है। देन प्रोडक्शन टेक्निक्स आल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स। प्रोडक्शन टेक्निक अगर बहुत सिंपल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप आराम से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीका होता है, तो प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा सकता है और वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम, जहां पे आपके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, प्रोडक्शन का तरीका है, इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, तो इन दैट केस कॉम्प्लिकेशंस के कारण वहां पे प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी और आसानी से बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां पर इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लेस इलास्टिसिटी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ इनपुट्स। नेचर ऑफ इनपुट्स का मतलब जिस चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज के रिस्पेक्ट में हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, रॉ मटेरियल्स जो डालते हैं, इफ दे आर ऑफ जनरल नेचर, वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इन दैट केस हम रॉ मटेरियल को बहुत इजीली अरेंज कर पाते हैं और वहां से प्रोडक्शन भी बढ़ाना आसान हो जाता है। लेकिन जब स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की बात आती है जिसके लिए बहुत ही स्पेशल रॉ मटेरियल होता है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इन दैट केस जो आउटपुट है उसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सिंपली। तो वहां पर जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कम होती है। प्राइसेस किसी भी लेवल पर चली जाए लेकिन इलास्टिसिटी को
मतलब सप्लाई को हम नहीं बढ़ा पाते हैं, इसके कारण वहां पे इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेचुरल फैक्टर्स हैं। कुछ चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जैसे रेन हो सकता है, वेदर हो सकता है, मॉइस्चराइजेशन हो सकता है, जैसी जैसी चीजें होती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनका प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है, एंड वी नो वेरी वेल नेचुरल थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट और देयर सप्लाई इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द natural factors and therefore their supply elasticity, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में अगर वेदर अच्छा होता है, रेन अच्छी होती है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब प्राइसेस अगर लो हो जाती हैं तो भी हम प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते हैं, और अगर प्राइसेस जो वी कैन से कि अगर हमारी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ कि खराब वेदर था, पानी ज्यादा हो गया था या फिर सूखा पड़ गया था, वट एवर मे बी द रीजन, बट अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो इन दैट केस सप्लाई कम हो जाता है और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब प्राइसेस ऊपर जाने पर भी हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें टाइम चाहिए, और ये सारी जो चीजें होती हैं ये वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एज कंपेयर टू दैट जो चीजें हैं जो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मैन मेड फैक्टर्स के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो मैन मेड फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी सब, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ हम प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके लिए मैन मेड फैक्टर्स अप्लाई किए जाएंगे जिनको कि हम हमारी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इन दैट केस हम सप्लाई को हमारी मर्जी से अकॉर्डिंग टू प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जितना चाहिए उतना कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये 6 फैक्टर्स जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए, लिटिल बिट इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो मेजरली ये 6 फैक्टर्स हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से आज ये सप्लाई का चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मार्केट।